इंस्टीट्यूट और आपकी पॉलिटी की जो क्लास चल रही थी आज उसी का को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज हम एक नए टॉपिक को लेके आए। बेसिकली ये नया नहीं है। अगर आप पॉलिटी की अगर बात करेंगे तो पॉलिटी स्टार्ट ही यहीं से होता है। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू शुड लर्न इन पॉलिटी इज द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि पॉलिटी जो सब्जेक्ट है उसमें हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, डीपीएसपी पढ़ते हैं, स्टेट पढ़ते हैं, जुडिशरी पढ़ते हैं, हाई कोर्ट पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हैं, पार्लियामेंट पढ़ते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें, इन सबका सोर्स जो हमारे पास है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अभी ये जो हमारी क्लास है इसमें ये बिल्कुल ही बेसिक, या फिर आप कह सकते हैं द फर्स्ट क्लास ऑफ इंडियन पॉलिटी, एंड दैट इज द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा इससे पहले एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है, उसको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि वो हम थोड़ा सा जब हिस्ट्री करेंगे तो उसके साथ में मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ आपका थोड़ा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद से फिर हम उसे साथ साथ लेके चलेंगे। नाउ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि ये स्लाइड है, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आखिर कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का बना वो बना कैसे? ठीक है, बना कैसे, किस कमेटी ने बनाई, कमेटी कब फॉर्म हुई, कॉन्स्टिट्यूशन कब से साइन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन कब से लागू हुआ, ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन से थे, ये सारी चीजें हम अभी देखेंगे। बट बिफोर गोइंग टू डेट, पहले तो हम ये समझते हैं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। आखिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये जो टर्म है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास क्या है? बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो बताता है कि हमें कि व्हाट इज इंडिया, इंडिया है क्या। ठीक है, व्हाट इज इंडिया, और इट इज बेसिकली अ सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स फॉर होम? सेट ऑफ रूल्स फॉर गवर्नमेंट एंड कुछ कुछ जगह पे फॉर द पीपल। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सिर्फ सेट ऑफ रूल्स है तो नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है सिर्फ सेट ऑफ रूल्स नहीं है, ये गवर्नमेंट और पीपल इन दोनों के बीच के जो रिलेशन है, इसके बीच का जो रिलेशन है वो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, वो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिखाता है कि आखिर कैसे देखो, अब मान लो एक गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट फॉर्म कैसे करेगी? ठीक है, गवर्नमेंट फॉर्म कैसे करेगी, गवर्नमेंट का जॉब क्या होगा, अगर अलग अलग जो हमारे पास जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जुडिशरी होते हैं, लेजिस्लेटिव होते हैं, आखिर वो फॉर्म कैसे करेंगे, उनका फंक्शंस क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट कैसे होंगे, हमारी जुडिशरी कैसी होगी, पंचायत कैसे होंगे, म्युनिसिपैलिटी कैसी होगी। तो ये सारी जो चीजें हैं बेसिकली गवर्नमेंट और पीपल, गवर्नमेंट और पीपल, गवर्नमेंट पीपल के लिए क्या क्या करेगी, और वाइसे वर्सा हम पीपल भी गवर्नमेंट के लिए क्या क्या कर सकते हैं, या क्या क्या उनके ड्यूटीज हैं, वो भी फंडामेंट, वो भी क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज अ रिलेशन, इट इज अ सेट ऑफ रूल, ठीक है, टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट। क्लियर हो गया? ये बातें समझ में आ गई कि हमें क्या करना है आज। तो ये हमारा हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ मूविंग नेक्स्ट, डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, जब हमारे जब हम पे अंग्रेज जब रूल कर रहे थे तो अंग्रेज जो हम पे रूल कर रहे थे तो उनका एक मोटिव था, उनका एक प्रॉफिट मोटिव था। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ईस्ट इंडिया कंपनी आई एज अ कंपनी, वो अपने प्रॉफिट के लिए थी, वो उसके जो जितने वर्किंग प्रिंसिपल्स थे वो सारे उनके प्रॉफिट के लिए थे। फिर धीरे धीरे वो कंपनी से फिर वो चीज़ें क्राउन के पास गई, ब्रिटिश क्राउन के पास, उसके बाद से उनके वो हम पे रूल करने लगे। नाउ व्हेन जब वो हम पे रूल कर रहे थे तो क्योंकि वो राजा थे, वो हम पे रूल कर रहे थे, वो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे थे, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो जिनसे हम चीजों को जिनसे हम लोगों को वंचित रखा जाता था, जो चीजें हमें मुहैया नहीं होती थी। फिर क्या हुआ कि इंडियन में जो मिडिल क्लास है, इंडियन मिडिल क्लास उस टाइम का, यानी 19
19th सेंचुरी वाला टू अर्ली 20th सेंचुरी, जो हमारे पास मिडिल क्लास है, ये मिडिल क्लास जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास जो हमारे पास एजुकेटेड मिडिल क्लास है, ये फिर जाते हैं इंग्लैंड अलग अलग जगह पे या फिर बाहर अलग अलग देशों में पढ़ने के लिए। ये लेट सपोज ये इंग्लैंड जाते हैं, और इंग्लैंड जब ये जाते हैं और वहाँ पे जैसे गांधी जी का एक एग्जाम्पल ले लो, उन्होंने वकालत वहाँ पढ़ी थी, डॉक्टर अंबेडकर वहाँ पढ़े थे। तो जो हमारे जो अलग अलग जो हमारे जो लीडर्स थे, या उस टाइम पे जो हमारा एजुकेटेड मिडिल क्लास था, वो बाहर जाता था और वहाँ पे वो एजुकेशन लेते थे, वो वहाँ पढ़ाई करते थे। जब वो पढ़ने गए तो उन्होंने देखा कि आखिर ये जो इंग्लैंड है जो हम पे हुकूमत कर रहा है, ये जो इंग्लिश जो हम पे हुकूमत कर रहा है, जब हम उनकी कंट्री में जब हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि हमारे पास कुछ ऐसे राइट्स हैं जो इंग्लैंड पहुंचने के बाद से उनको पता लगा कि यहाँ पर लोगों के पास कुछ स्पेशल प्रोविजन है, कुछ स्पेशल राइट्स हैं, कुछ स्पेशल चीजें हैं जो हमें बैक इन इंडिया जो है वो हमें नहीं मिलती है। तो धीरे धीरे जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है उसने धीरे धीरे उसे रियलाइज होता है कि हमारे पास कुछ तो है, जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं दी जा रही, जो बेसिक चीजें हैं वो हमें नहीं दी जा रही। फिर धीरे धीरे आवाज उठती है टाइम टू टाइम, जब वो इंडिया वापस आते हैं, अलग अलग जब ब्रिटिश गवर्नमेंट अलग अलग एक्ट लाते हैं तो अलग अलग डिमांड्स होते हैं, उसमें अलग अलग अपनी बात रखी जाती है। कभी कहा जाता है हमें अपने डिसीजन मेकिंग में लाओ, कभी कहते हैं हमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लाओ, फिर धीरे धीरे कहते हैं कि हमें अपनी सर्विसेज में आप इंडियंस को मौका दें। तो जब बातचीत जब आगे धीरे धीरे बढ़ती है, तो फिर एक डिमांड होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, एक डिमांड होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब क्या था कि हमें एक कुछ सेट ऑफ राइट्स चाहिए, हमें कुछ सेट ऑफ राइट्स चाहिए, या सेट ऑफ हमें कुछ फंडामेंटल्स चाहिए जो आप हमें प्रोवाइड करें एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, क्योंकि आप हम पे रूल कर रहे हैं, गवर्नमेंट आपकी है, तो आप हमें कुछ राइट्स दें। और वहां से फिर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के डिमांड हमारे पास स्टार्ट हो जाता है। नाउ कमिंग बैक टू कि आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जैक्टली की कॉन्स्टिट्यूशन ही चाहिए, इस चीजों का की शुरुआत कब से हुई? तो 1934 में एक कम्युनिस्ट लीडर थे एम एन रॉय। एम एन रॉय वॉज बेसिकली अ कम्युनिस्ट लीडर। तो एम एन रॉय एक कम्युनिस्ट लीडर थे और इन्होंने कहा, सबसे पहली बार इन्होंने कहा था कि he put forward the first time that we need a constitution। क्लियर है ये? ठीक है, इन 1934। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है who was the first Indian who put forward the idea of constitution, then it is going to be the M.N. Roy and year will be in 1934। now just इसके एक साल बाद INC officially demanded a constituent assembly to frame the constitution। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये ऑफिशियली डिमांड करती है, मतलब ये पार्टी के तरफ से ये बयान आता है कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। किस चीज के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब एक ऐसी असेंबली जहां पर हम मिलें, बैठें, डिस्कस करें और फिर हम अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन दे, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाए। तो जो पहली बार फर्स्ट टाइम INC इंडियन नेशनल कांग्रेस जो ऑफिशियली डिमांड करेगी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो होता है इन 1935। नाउ इसके ठीक 3 साल बाद, 3 years later in 1938, Jawaharlal Nehru on behalf of Indian National Congress declared that Constitution of Free India must be framed without outside interference by a constituent assembly elected on the basis of adult franchise। 1938 में फिर क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू जो है वो अपनी एक बात रखते हैं और वो कहते हैं कि फ्री इंडिया, क्योंकि उस वक्त तक ऐसे कंडीशंस बनने लगते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर आने वाला होता है, वर्ल्ड वॉर 2, और थोड़ी बहुत ऐसी कंडीशंस बनने लगती हैं कि लगता है कि शायद हमें आज़ादी बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। तो उस वक्त जवाहरलाल नेहरू 1938 कहते हैं कि फ्री इंडिया जो होगा, जो आज़ाद भारत होगा, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा
वो बिना किसी बाहरी इंटरफेरेंस के, मतलब उसमें बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के, बिना किसी ब्रिटिशर्स के इनपुट के फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम करेगा। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब जो वो असेंबली जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो होगी वो इलेक्टेड होगी, यानी वो चुनी हुई होगी, इलेक्टेड होगी, चुनी हुई होगी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट मतलब वेस्ट और फ्रेंचाइज मतलब अधिकार, हिस्सेदारी, ठीक है। तो वो एडल्ट फ्रेंचाइज पे हो गया। एडल्ट फ्रेंचाइज जैसे अभी भी है हमारे पास 18 प्लस वाले वोट कर सकते हैं। एक्चुअली अर्लियर इट वाज 21 ईयर, देन इन 1987 और 88, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक इट्स 1988 में फिर इसे इस ईयर को कम करके 18 प्लस किया जाता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। क्लियर है, एक बार यहां तक समझ में आ गया। तो पहले ये आइडिया किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने। उसके बाद से फिर कांग्रेस ने ऑफिशियली कब किया था? उसके ठीक एक साल बाद 1935। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू का एक स्टेटमेंट आता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया विल बी मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, विद वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी दैट विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। क्लियर है, ये तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं 1938 में। नाउ अब एक अगस्त ऑफर आता है 1940 में। अगस्त ऑफर क्या है? देखो 1940 वो एक ऐसा टाइम है जब वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है, ठीक है। 1940, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है वो रहता है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा होता है। और 1938 से नेहरू जी कहते हैं कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड चाहिए। तो क्या होता है कि अगस्त, क्योंकि ये अगस्त महीने में ये ऑफर दिया गया था, ठीक है, तो अगस्त ऑफर में ये कहा जाता है कि ठीक है, आप वर्ल्ड वॉर में आप मेरा साथ दीजिए, वर्ल्ड वॉर में आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, और उसके बाद से फिर देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन तो हम नहीं देंगे, अगस्त ऑफर में ये बात कही गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन तो हम आपको नहीं देंगे, बट हाँ जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वाइसरॉय का, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वाइसरॉय का, उसमें फिर आप लोगों का अधिकार जो है वो क्या करेंगे, हम बढ़ाएंगे। आपके जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसको हम इंक्रीज करेंगे, और उसमें फिर आपका नंबर्स भी हम इंक्रीज करेंगे। दिस वाज मेड इन द अगस्त ऑफर। क्योंकि अगस्त ऑफर नाम क्यों है? क्योंकि ये अगस्त महीने में दिया गया था। क्लियर है यहाँ पे। बट फिर ये क्या होता है अगस्त ऑफर को, क्योंकि हमें भाई ये चाहिए नहीं, आप हमें एक वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मतलब वाइसरॉय जो था इंडिया का, उसके पास कुछ लोग थे जो उसके एक काउंसिल होती थी जिसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते थे, उसके पास से सर्टेन डिसीजन मेकिंग पावर्स होते थे रिगार्डिंग फाइनेंस या टैक्स या एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री। तो ऐसे जो पावर होते थे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल डिसाइड करता था। उसी को लेकर इसने कहा था कि आपको वहां आना है, आप वहां आ जाइए, आपको हम वहां पे आपकी भागीदारी बढ़ाएंगे, आपको ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर देंगे। बट कॉन्स्टिट्यूशन की बात इन्होंने मना कर दी। सिंस कॉन्स्टिट्यूशन की बात मना कर दी, तो अब हम मांग रहे हैं आपसे कॉन्स्टिट्यूशन, आप हमें दे रहे हैं। सॉरी, जस्ट अ मिनट, होल्ड होल्ड करिए। थैंक यू फॉर बेयरिंग विद दिस। ओके, तो ये कहा गया कि हम आपसे मांग रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन और आप हमें दे रहे हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो ये फिर क्या हो गया, अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। मेनली अगर हम यहाँ से समझे तो हमें दो तीन बात समझनी है। वो है कि पहली बार आइडिया एम.एन. रॉय ने दिया था, फिर 1935 में कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली 1935 में कहा था, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड की थी, अगस्त ऑफर 1940 जिसे रिजेक्ट कर दिया गया। जब मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे तो एक बार उसमें ये अगस्त ऑफर और भी एक बार डिटेल से उसमें देखना होता है। क्लियर है। नाउ 1940 तक की बात हो गई, ठीक है। नाउ इन 1942 होता क्या है कि स्टैनफोर्ड क्रिप्स
क्रिप्स मिशन, जिसको आप हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे, क्रिप्स मिशन came to India with a draft proposal of the British government on the framing of constitution to be adopted after the World War II. जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे जब थोड़ा सा जब एंड होने वाला, अब वर्ल्ड वॉर यहाँ पे आपका एंड होने की तरफ आ रहा है, इंग्लैंड की हालत बहुत अच्छी नहीं है, तो उनको भी लगता है कि हम ज़्यादा देर तक अपने ये टेरिटरी होल्ड कर नहीं पाएंगे, इनका सपोर्ट भी चाहिए। तो वहाँ की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो स्टैनफोर्ड क्रिप्स को भेजते हैं इन 1942 टू इंडिया, और वो कहते हैं, वो जो स्टैनफोर्ड क्रिप्स है ये एक ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये एक प्रपोजल करते हैं कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होगा उसके बाद से फिर हम आप लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रखेंगे और आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रखेंगे और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाएगा, ठीक है। बट ये जो स्टैनफोर्ड क्रिप्स वाला जो मिशन है ना, स्टैंड टू स्टेट, इसने क्या किया था कि हुआ क्या था कि उस वक्त एक मुस्लिम लीग की भी लॉबी काफी स्ट्रांग हो गई थी। तो मुस्लिम लीग क्या कह रहा था कि हमें 2 नेशन चाहिए, एक काम करो तुम 2 नेशन बनाओ और 2 कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाओ। ये मुस्लिम लीग का डिमांड था, मुस्लिम लीग का डिमांड था। ये जो स्टैनफोर्ड क्रिप्स था, इसने ये मुस्लिम लीग की इस डिमांड को नहीं माना कि नहीं, ये नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक ही बनेगा, नेशन एक रहेगा, एंड वी आर नॉट गोइंग टू डिवाइड इट। इसीलिए ये जो क्रिप्स प्रपोजल था ना, ये जो 1942 वाला ये जो क्रिप्स मिशन था, इसको मुस्लिम लीग, क्योंकि इसने ये मुस्लिम लीग की ये डिमांड नहीं मानी, तो मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रपोजल मानने से इनकार कर दिया। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट भी चल ही रहा, स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने ये मानने से इनकार कर दिया, तो स्टैनफोर्ड क्रिप्स मिशन भी जो है वो क्या कर गया, फेल कर गया, ठीक है। 1942, अब 1942 में ध्यान दो, क्विट इंडिया मूवमेंट भी इंडिया में अब स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, चीजें थोड़ी मुश्किल हो चुकी हैं, अब वर्ल्ड वॉर 2 आ चुका है, हिरोशिमा नागासाकी पे बम कर चुका है, वॉर खत्म हो चुका है। नाउ कम द 1946, ये एक ऐसा साल आता है जब ब्रिटिश को लग जाता है कि अब हम इंडिया पे राज नहीं कर सकते, हम यहाँ पे अब हमारी हुकूमत ज्यादा दिन नहीं चल सकती, तो अब हम इनका जो इनको अब आज़ादी देते हैं, इनको इनका देश देते हैं। तो क्या होता है 1946, एक कैबिनेट मिशन इन 1946 एक कैबिनेट मिशन इंडिया भेजा जाता है, ठीक है। 1946 कैबिनेट मिशन, इस वक्त वायसराय वेवेल होता है, जो इंडिया का वायसराय है इस वक्त वेवेल है, ठीक है, वेवेल है। तो इसके टाइम पे एक कैबिनेट मिशन भेजा जाता है। ये जो कैबिनेट मिशन था इसमें बेसिकली 3 आदमी थे, ठीक है, इसमें 3 लोग थे, इसमें 3 लोग थे, एक पैट्रिक लॉरेंस थे, पैट्रिक लॉरेंस थे, एक ये क्रिप्स मिशन वाले क्रिप्स भी वापस थे इसमें, ये क्रिप्स मिशन वाले क्रिप्स भी इसमें वापस थे, और एक थे अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, इट्स एवी अलेक्जेंडर। बेसिकली ये 3 लोगों का ये एक ग्रुप था, ठीक है, ये 3 लोगों का एक ग्रुप जो था वो इंडिया आया और उसे कैबिनेट मिशन कहा गया, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, बेसिकली कैबिनेट मिशन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो 3 लोगों का ग्रुप था ना जो इंडिया आया, तो इसने मोटे मोटे इसने जो बातें कही थी वो ये कही थी, इसने कहा था कि ठीक है आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन करेंगे। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग होंगे, दिस पीपल विल बी इलेक्टेड, दिस पीपल विल बी इलेक्टेड, क्लियर है। तो इसीलिए इसे कैबिनेट मिशन इसे कहा गया था। और उस वक्त एक इंटरिम गवर्नमेंट भी बनी थी जिसके प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, दैट्स व्हाई इट इज अ कैबिनेट मिशन। तो पी लॉरेंस, क्रिप्स और ये एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग आए। उस वक्त वायसराय इंडिया का वेवेल था, वेवेल ने भी इसमें मदद की थी, बट मेनली ये 3 थे इन 1946। तो जब कैबिनेट मिशन आया तो कैबिनेट मिशन ने कहा कि ठीक है भाई, तुम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप लोग बनाइए, और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसमें लोग बैठेंगे और बैठ के दे विल डिस्कस
एंड देन आप खुद से आप जो है आप खुद से आप डिसाइड करिएगा कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसा होगा, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका कैसा होगा और कैसा नहीं। अच्छा एक चीज और, एक बात इसमें और बतानी थी कि जो कैबिनेट मिशन जो आया था ना, इसने भी जिन्ना वाले जो दो नेशन था, इसने भी उसको रिजेक्ट किया था। इसने भी टू नेशन थ्योरी जो थी कि दो नेशन होंगे और दो कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, इसको भी कैबिनेट मिशन ने रिजेक्ट किया था। तो 1946 में क्या आता है, कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन ही है जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाता है, उसके बाद हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है। अब देखते हैं आगे कि आखिर ये कैबिनेट मिशन ने बातें क्या क्या की थी। देखो जो भी कैबिनेट मिशन प्लान आया था, तो उससे बताया था ना कि उसने कहा था इलेक्शन होगा, ठीक है, इलेक्शन होगा, पीपल चुने जाएंगे, और उस जो चुने जाएंगे उसके बाद से फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठेगी और वहां से फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनेगा। देखो तो पहले कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है हमारे पास, उसमें देखते हैं उसका कॉम्पोजिशन क्या क्या है, ठीक है। नाउ देखो, तो कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होता है। कैबिनेट मिशन जो प्लान आया था, जिसने कहा था कि तुम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठाओ, तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत नवंबर 1946 नवंबर में हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब समझ रहे हो ना, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब वो असेंबली जो बैठती है मिलके साथ पे और फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करती है, तो उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार कब बैठी, तो नवंबर 1946 को बनी, कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946, ठीक है। बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन कैबिनेट मिशन। अच्छा ये जो कैबिनेट मिशन प्लान था, अभी बताया था ना, कैबिनेट मिशन ने क्या कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठेगी और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग होंगे, जो पीपल होंगे, ये क्या होंगे, इलेक्टेड होंगे, यानी क्या होगा, इलेक्शन होना है। तो अब देखो क्या होता है कि टोटल सीटें कितनी थी, टोटल सीटें डिसाइड की गई थी 389, ठीक है, टोटल 389, जिसमें से 296 जो था वो ब्रिटिश इंडिया और 93 जो था वो प्रिंसली स्टेट। अब मैं समझाता हूं, देखो होता क्या हुआ था। देखो लेट सपोज ये मान लो तब ये इंडिया ऐसा था, ठीक है, यूं करके इंडिया, ऐसा यूं करके इंडिया था। इंडिया में कुछ एरिया ब्रिटिशर्स के पास थे, कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे। लेट सपोज ये जो डॉट डॉट है ये प्रिंसली स्टेट है, लेट सपोज ये एक प्रिंसली स्टेट है, ये क्या था, प्रिंसली स्टेट, और जो प्रिंसली स्टेट नहीं है वो क्या था, वो ब्रिटिशर्स के पास थे। ये प्रिंसली स्टेट का क्या सीन था, देखो ब्रिटिशर्स वैसे तो इंडिया पे रूल कर रहे थे, ठीक है, बट बीच बीच में कुछ प्रिंसली स्टेट मतलब कुछ कुछ रजवाड़े थे जिनका डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिश का उन पे नहीं था, बट वो क्या करते थे, वो अपना राजपाट, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, अपना रजवाड़ा चलाने के लिए, अपना किंगडम चलाने के लिए वो ब्रिटिशर्स को कुछ टैक्स देते थे, ठीक है। यानी इनकी ये प्रिंसली स्टेट वो थे जिन पे ब्रिटिश का डायरेक्ट तो कोई कब्जा नहीं था, डायरेक्ट कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, बट ये क्या करते थे, ये ब्रिटिशर्स को बदले में उस चीज के लिए कि आप हमें, हमारा जो स्टेट है, जो मेरा किंगडम है, उसको बनाए रखने के लिए वो क्या देते थे, कुछ टैक्स वगैरह वो ब्रिटिशर्स को देते थे, ठीक है। तो इंडिया उस वक्त एक जो वैसे जो किंगडम्स थे उसे प्रिंसली स्टेट कहा जाता था, बाकी जो थे उसे क्या कहा जाता था, ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारे पास बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो गठन कब हुआ, 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट कितने थे, 389, जिसमें 296 जो थे वो ब्रिटिश इंडिया के थे, 93 जो थे वो कौन से थे, प्रिंसली स्टेट के थे। क्लियर हो गया। नाउ अलॉटमेंट सीट इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, वो जो इलेक्शन होना था, ठीक है, वो जो इलेक्शन होना था उसका क्या था, अलॉटेड सीट इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। मतलब ये इसका कुछ था कि एक आदमी इलेक्ट होगा, 1 पर्सन इज टू बी इलेक्टेड ओवर 1 मिलियन,
का कुछ ऐसा ये रेशियो फाइनली बना था। 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं, तो कुछ ऐसा था कि 10 लाख जो जनसंख्या होगी उसपे एक आदमी का जो है वो रिप्रेजेंटेशन 10 लाख लोगों का एक आदमी करेगा। दिस इज द प्रपोर्शन ऑफ द देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। नाउ नॉमिनेटेड बाय हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट। देखो ये जो 10 लाख पे जो एक आदमी जो मिल रहे थे, ये तो थे ब्रिटिश इंडिया वाले। प्रिंसली स्टेट के लिए इन्होंने क्या कहा था? प्रिंसली स्टेट के लिए इन्होंने कहा था कि भाई आपका राजपाट है, आपका किंगडम है, आप एक आदमी नॉमिनेट कर दोगे, आप एक आदमी मनोनीत करोगे कि मेरे राज्य की तरफ से ये आदमी जाके उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठेगा, जो हु विल टॉक अबाउट माय बेनिफिट्स, ठीक है, और वो जो मेरे बातें करेगा, जो मेरे शर्तें आपके सामने रखेगा वो। तो प्रिंसली स्टेट का क्या था? प्रिंसली स्टेट नॉमिनेट करेंगे और जो ब्रिटिश इंडिया वाला था वहां से लोग इलेक्ट होने थे। यहां तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? ठीक है। देखो, ब्रिटिश प्रोविंसेस वर टू बी डिवाइडेड ऑन 3 प्रिंसिपल कम्युनिटी, मुस्लिम, सिख। जो ब्रिटिश और प्रिंसली स्टेट, 2 स्टेट थे। प्रिंसली वाले ने तो कह दिया कि भाई मेरा तो हमने मनोनीत करेंगे, हम नॉमिनेट करेंगे। ब्रिटिश वालों में क्या आया कि हमें इलेक्शन होगा। इलेक्शन का कैसे? रिप्रेजेंटेशन, मतलब 10 लाख लोगों में तकरीबन जो एक आदमी रिप्रेजेंट करेगा वो लगभग 10 लाख लोगों का रिप्रेजेंट करेगा 1 मिलियन। 2 चीजें। तीसरी, उन्होंने 3 चीजों में डिवाइड किया। 3 प्रिंसिपल कम्युनिटी, जहां इलेक्शन होने थे ना, वहां 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज में डिवाइड किया गया। एक मुस्लिम और एक सिख और एक जनरल। और जो 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 कैंडिडेट जहां से भी खड़ा होता था उसको उसी के रिलीजन वाले या उसके ये कम्युनिटी वाले ही वोट देते थे। अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम वही सिर्फ वोट देंगे, सिख वाले में सिख देंगे, जनरल वाले में सारे देंगे। तो ऐसे करके कुछ एक इलेक्शन का हमारे पास प्रावधान हमारे पास रखा गया था। इतनी बातें समझ में आ गई? क्लियर है यहां तक? तो ठीक है। इसमें कुछ चीजें और बतानी होंगी। अच्छा, ये तो समझ में आ गया ना। अच्छा, फिर होता क्या है? फिर यहाँ पे जो इलेक्शन की बात की गई है वहां पे फिर इलेक्शन होता है, ठीक है। इलेक्शन होता है 1946 में ही। 1946 में इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन में क्या होता है कि 200 शायद 208 सीटें कांग्रेस जीतती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जीतती है। कुछ 70s के 76 या 78 ये मुस्लिम लीग जीतती है और 15 सीटें जो हैं वो अदर्स जीतते हैं। मैं बताता हूँ होता क्या अदर्स। मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ। ये 73 है, 73, दिस इज 70, ये 73 इज मुस्लिम लीग, ठीक है। तो 208 जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जीतती है, 73 मुस्लिम लीग और 15 सीटें अदर्स में, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गया या कोई इंडिपेंडेंट हो गया। तो जो नॉर्मल जो थे, यानी जो ब्रिटिश इंडिया थे, प्रिंसली स्टेट वाले नहीं, जो ब्रिटिश इंडिया थे, वहां पे इलेक्शन होते हैं। उस इलेक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीटें मिलती हैं, मुस्लिम लीग को 73 मिलती है और अदर्स को 15 सीटें मिलती है। मगर ये जो 93 जो प्रिंसली स्टेट थे ना, ये जो 93 प्रिंसली स्टेट, ये बॉयकॉट करते हैं। ये बॉयकॉट करते हैं, कहते हैं कि नहीं, मुझे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं बैठना है, मुझे उसका हिस्सा नहीं होना है। हम अपना इंडिपेंडेंट है, हम अपना इंडिपेंडेंट रजवाड़ा है, मुझे आपके कॉन्स्टिट्यूशन से, इन सब चीजों से मुझे कोई मतलब नहीं। तो इलेक्शन होता है, उसमें इतने लोग इलेक्ट होते हैं, उसके बाद से ये फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा जो गठित हुई थी, अब उसमें पहली मीटिंग की बात होती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो 1946 में गठित हुई थी, नवंबर 1946 में, अब हम इसकी पहली मीटिंग करेंगे, ठीक है। तो जब इसकी पहली मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो फर्स्ट मीटिंग इज इन दिसंबर 9, 1946। इंपॉर्टेंट है या ये इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 9, 1946 पहली मीटिंग कब हुई थी, ये डेट इंपॉर्टेंट है।
दिसंबर 9 1946। ठीक है, अच्छा ये बताओ, जब मीटिंग के लिए लोगों को तुमने बुला लिया, ठीक है, बुला लिया, अच्छा अब कोई उसका उस मीटिंग का चेयरमैन भी तो होगा, कोई हेड भी तो होगा, कोई चेयर भी तो करेगा उस मीटिंग को। चेयरमैन मींस द पर्सन हु चेयर्ड दैट मीटिंग। चेयर मतलब कि आप इनके सानिध्य में ये सारी बैठकें हो रही। तो हुआ क्या था कि डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा जो थे ना, वो सबसे ओल्डेस्ट थे उस वक्त। उस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें ये सच्चिदानंद सिन्हा सबसे ओल्डेस्ट थे। तो उनको टेम्पररी रूप से चेयरमैन इलेक्टेड बाद में किए। फिर से चेयरमैन का जो मेन इलेक्टेड जो चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी आज पहला दिन है तो बिना चेयरमैन के तो होगा नहीं। तो सच्चिदानंद सिन्हा क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट थे, तो उनको टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 9 दिसंबर 1945 को। बाद में फिर लेटर डाउन जाके राजेंद्र प्रसाद इलेक्ट हुए, राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया और वो बाद में इसके प्रेसिडेंट बने। ठीक है, बाद में इसके प्रेसिडेंट बने राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बट टेम्पररी जो बने थे वो कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो डेट ये याद रख लेना, 9 दिसंबर 9 1946 सच्चिदानंद सिन्हा और इलेक्टेड। नाउ अब क्या होता है, दिसंबर 13 1946, दिसंबर 13 1946 जवाहरलाल नेहरू जो है वो एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाते हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव मतलब होता है उद्देश्य, उद्देश्य, और रिजोल्यूशन मतलब होता है प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव मतलब कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी है यहाँ पे, इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है, ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको लेके वो एक प्रस्ताव लाते हैं। प्रस्ताव कुछ बातों का वो एक प्रस्ताव लाके रखते हैं कि ये चीजें हैं, ये प्रस्ताव हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जैसे वो ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाते हैं। इट लेट डाउन द फंडामेंटल फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर। जो आगे जाके यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू लाते हैं, वही आगे जाके फंडामेंटल एंड फिलोसफिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर बनता है। वो क्या होता है अभी देखते हैं। देखो, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बेसिकली जवाहरलाल नेहरू ने कुछ बातें कही थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने कुछ चीजें जो कही थी, जैसे उन्होंने कहा था कि इंडिया जो है वो, जो उन्होंने जो पहले बात कही थी वो ये कही थी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कि जो इंडिया है वो एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक है, इंडिया एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक है, ये बातें कही थी। फिर उन्होंने कहा था कि जो भी जो यूनियन ऑफ इंडिया होगा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसने पहला जो पॉइंट था, ठीक है, ये क्या कहा था, इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट रिपब्लिक है। फिर दूसरा इन्होंने कहा था कि जो पूरा इंडिया है, अगर इंडिया की ज्योग्राफी की बात करेंगे तो उसमें ब्रिटिश इंडिया होगा, प्लस जो प्रिंसली स्टेट हैं वो तो होंगे ही, जो या फिर ऐसे जो क्षेत्र जो बाद में भी इंडिया में आ सकते हैं, उसको, उन पूरे को लेके इन्होंने कहा था। एक इंडिया की एक ज्योग्राफी के बारे में बताया था। फिर इसी टेरिटरी को उन्होंने डिफाइन किया था कि प्रोविंसेस होगा, ये ऑटोनोमस होगा, यहाँ पे लोगों को कुछ राइट्स दिए जाएंगे, यहाँ पे माइनॉरिटीज और बैकवर्ड कम्युनिटीज, इनका ध्यान रखा जाएगा। ये जो हमारा जो ये देश होगा, जो हमारा इंडिया है, ये वर्ल्ड पीस और इन सब वर्ल्ड पीस की तरफ जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने कई सारे ऐसे ऐसे रिजोल्यूशन लिखे थे। और यही जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है ना, यही आगे जाके प्रीएम्बल का फॉर्म लिया है, यही में जाके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल बना है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही, ये याद रखना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में क्या क्या कहा था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही आगे जाके हमारा प्रीएम्बल का शेप लेता है। ये सर, और वो उसमें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बेसिकली जो जो चीजें हमारे प्रीएम्बल में है ना, कि इक्वालिटी होगी, फ्रीडम होगा, हम सोवरेनिटी होगी इंडिया की। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम लैंड, एयर, वाटर, किसी के भी थ्रू हम अपनी टेरिटरी की सोवरेनिटी को हम बचाएंगे, हम बचा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो ऐसी ऐसी सारी चीजें, बहुत सारी अच्छी बातें की गई थी। वही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाद में जाके प्रीएम्बल का फॉर्म लेता है, और वही जो इट लेट डाउन द फंडामेंटल एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। क्लियर है यहाँ तक? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन समझ में आ गया क्या आया था?
ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब होता क्या है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आ जाता है इन 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, लॉर्ड माउंटबेटन, वहां पे ये कह दिया जाता है कि भाई अब इंडिया को हम आजाद करेंगे। यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि इंडिया का दो पार्ट होगा, दो नेशन बनेंगे, एक इंडिया बनेगा, एक पाकिस्तान बनेगा। उसके बाद से हम ये जो पावर है ये हैंड ओवर करेंगे और हम यहाँ से चले जाएंगे। दिस इज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अब देखो, जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, ये बात चल रही थी 1946 की, ठीक है। 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने ये सारी चीजें दी, ठीक। ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन। 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है। अब दो नेशन बन जाते हैं। अब होता क्या है, अब जो असेंबली है ये फुली सॉवेरियन बॉडी बन जाती है। फुली सॉवेरियन बॉडी मतलब, फुली सॉवेरियन बॉडी का मतलब है, देखो अब असेंबली जो है ये फुली सॉवेरियन बॉडी बन जाती है। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बाद से बॉडी फुली सॉवेरियन बन जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि नाउ अब ये अपने लॉज ये खुद से बना सकती है। जो पास्ट के लॉज हैं, जो पास्ट के जो ब्रिटिश लॉ हैं, उसको हटा सकती है, उसको कैंसिल कर सकती है, उसे अमेंड कर सकती है। अब इसके पास पूरा पावर होता है कि ये को जिसको जो मन चाहे, जैसा लॉ चाहे अपने लिए बेटर समझे वैसा वो बनाए। पास्ट के लॉ को उसे फॉलो करना है करे, ना करना है ना करे, जो करना है वो कर सकता है। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, तो ये जो बॉडी होती है सॉवेरियन बॉडी बन जाती है यहाँ पे, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है। क्लियर है? नाउ अब देखो, जो अभी तक सिर्फ इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। अब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट अनाउंस हो जाता है 1947 में। अब ये जो मेरी बॉडी जो बनी थी, ये जो लोग जो इकट्ठा हुए थे, अब इनके मेनली दो अलग अलग काम इनके डिवाइड हो जाते हैं। दो अलग अलग काम कौन से होते हैं? इनेक्टिंग ऑर्डिनरी लॉ। अब आप ऑर्डिनरी लॉ भी बनाएंगे। देखो, आम जनमानस, आम काम तो चल रहा है ना, लोग रह रहे हैं, बिजनेस हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, या फिर स्कूल कॉलेज जॉब, ऐसे कई सारी चीजें होती हैं, पुलिस हॉस्पिटल सिस्टम। तो अब ये जो जो लोग बैठे थे ना, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये जो लोग बैठे थे, अब इनके दो काम हो जाते हैं। ठीक, पहला कि अब ये ऑर्डिनरी लॉ भी बनाएंगे, ऑर्डिनरी लॉ भी बनाएंगे, और दूसरा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाएंगे। अब इनके दो काम डिवाइड हो जाते हैं, ऑर्डिनरी लॉ भी बनाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाएंगे। जब ये ऑर्डिनरी लॉ बनाने के लिए बैठते थे, तो उस वक्त के जो प्रेसिडेंट, जो उसकी जो अध्यक्षता करते थे, जो प्रेसिडेंट होते थे, उस वक्त जो प्रेसिडेंट, जो चेयरमैन होते थे, सॉरी, उस वक्त जो चेयरमैन होते थे इसका, उस टाइम के, वो होते थे, उसमें जो चेयरमैन होते थे उसके वो होते थे जीवी मावलंकर। और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाते थे, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कस होता था जिस भी बैठक में, उस टाइम पे उस बैठक के चेयरमैन हो जाते थे राजेंद्र प्रसाद। जैसे लोग बैठे, ठीक, जब लोग बैठ गए और जब उन्होंने जब ऑर्डिनरी लॉ रिलेटेड टू, मान लो पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, लॉ एंड ऑर्डर, हॉस्पिटल्स, कुछ ऐसा कुछ, इनको ऑर्डिनरी लॉ जब ये डिस्कस करने के लिए बैठते थे, लोग बैठे, उन्होंने कहा कि आज हम, लेट सपोज पुलिस पे आज हमें कुछ लॉज बनाने हैं या कानून हमें बनाना है, तो जब तब बैठते थे, तो उसकी जो अध्यक्षता थी, तब उस असेंबली की जो अध्यक्षता थी, जो चेयरमैनशिप थी, वो करते थे जीवी मावलंकर। ठीक है, और जब संविधान के लिए जब ये बैठते थे, संविधान बनाने के लिए, तब उस असेंबली की अध्यक्षता करते थे राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई कि इसको दो काम कैसे मिल गए? क्लियर है? नाउ अच्छा, सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ ही बनाया इन्होंने और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, या और भी कुछ काम किए होंगे?
सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ ही तो नहीं बनाया होगा, और भी कुछ काम किए होंगे। वो कौन कौन से काम थे? देखो, रेक्टिफाई इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949। इंपॉर्टेंट है, कॉमनवेल्थ के को रेक्टिफाई, कॉमनवेल्थ रेक्टिफाई किया गया इन 1940। कॉमनवेल्थ देखो, जब जो क्राउन था ना, जब ब्रिटिश जब रूल कर रहे थे, तो एक क्राउन एज इन विथ रिस्पेक्ट टू क्राउन ये कॉमनवेल्थ होते थे, ठीक है, कि ये कंट्री ये चीजें या ये कॉलोनीज मेरी हैं और ये हमारी कॉमनवेल्थ है, ठीक है, ये हमारी कॉमनवेल्थ है। तो इंडियन जो है, यही ये जो असेंबली थी, इसी असेंबली ने रेक्टिफाई किया इंडिया मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन 1949। अभी कॉमनवेल्थ गेम होता है जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट भी करता है, ठीक है। तो इंडिया मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम इन 19, ये पहली चीज। सेकेंड चीज जो इन्होंने एक और चीज की, नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग हमारा, नेशनल फ्लैग को जो वे कब किया? जुलाई 22 1947। तीसरा, एडॉप्टेड नेशनल एंथम, जनगण मन हमारा आया जनवरी 24 1950, ठीक है। फोर्थ वन, एडॉप्टेड नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी 24 1950, ठीक है, वंदे मातरम। उसके बाद से पांचवा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 24 1950। यानी जनवरी 24 1950 को अगर देखो तो तीन काम हुए। कौन कौन से? जनवरी 24 1950 को तीन चीजें हुए, प्रेसिडेंट चुना गया, नेशनल सॉन्ग चुना गया और नेशनल एंथम चुना गया। नेशनल फ्लैग कब चुना गया? वो चुना गया 15 अगस्त 1947 से, आजादी से पहले, यानी जुलाई 22 1947। इंडिया की मेंबरशिप कॉमनवेल्थ गेम में, गेम्स नहीं सॉरी, इंडिया रेक्टिफाइड एज ए मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ इन 1949। ये क्लियर है? ये डेट जरूर देख लेना, ये डेट इंपॉर्टेंट होता है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देते हैं कि नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग ये किस किस ईयर में आया था, ठीक है। तो ये तीन तो याद हो जाएंगे, ये तीन में कोई दिक्कत नहीं होती। लास्ट के तीन, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और प्रेसिडेंट, सीधा 24 जनवरी 1950, ठीक है। और नेशनल फ्लैग का याद रख लेना, आजादी से पहले झंडा डिसाइड हो चुका था, जुलाई 20 1947। और कॉमनवेल्थ गेम इंडिया ने रेक्टिफाई किया है 1949। क्लियर है? चलो अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये जो हमारी असेंबली बैठी थी, इसको कितना, देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 11 सेशन over 2 years, 11 months and 2 days. The constitution maker had gone through the constitution of about 60 countries. टोटल सेशन कितने लगे थे? 11। टोटल समय कितना लगा था? 2 साल, 2 years, 11 month and 18 days। 2 year, 11 month and 18 days। The constitution maker has to go through the constitution of 60 country। ये हम लास्ट में देखेंगे कि इंडिया ने किस किस कंट्री से कौन कौन से चीजें जो हैं वो ली हुई हैं, ठीक है। अच्छा, फाइनल सेशन जो है वो कब था? जनवरी 24 1950। जनवरी 24 1950 को फाइनल सेशन था। मतलब इस दिन ये था कि अब इसके बाद से जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एसएस नहीं बैठेगी, बट प्रोविजनल पार्लियामेंट कंटिन्यू टू अप्रैल 1952। देखो, फाइनल सेशन क्या था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फाइनल सेशन 24 जनवरी 1950 था। 24 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का था। मतलब अब इसके बाद से संविधान बनाने के लिए जो सभा थी वो नहीं बैठी। उसका लास्ट डेट जनवरी 24 1950 था। बट जो ये जो लोग थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो चुन के आए थे या जो बैठ के जिन्होंने संविधान बनाया, इनकी जो असेंबली है वो भंग नहीं हुई और वो चलती रही कब तक? अप्रैल 1952 तक। यहाँ पे फिर जाके लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन, और फिर उसके बाद से जाके हमारी नई असेंबली बैठती है। बट फाइनल सेशन, अगर फाइनल सेशन याद रख लेना, 24 जनवरी 1950। क्लियर? यहां तक 24 जनवरी 1950 को फाइनल सेशन बैठा था। कमिटीज देख लो, ये सारे नहीं पढ़ने, सिर्फ पढ़ने के लिए, ठीक है, कि कौन सी कमेटी है। यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, ये जो यूनियन वाले हैं ना,
यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, और एक और होगा, और स्टेट, सॉरी, और ये स्टेट, ये जवाहरलाल नेहरू के पास थे। यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, स्टेट कमेटी, कमेटी फॉर नेगोशिएशन विद स्टेट, जो अलग अलग स्टेट थे ना उस वक्त इंडिया में कई सारे अलग अलग स्टेट्स थे, तो उनसे नेगोशिएट करने के लिए, ठीक है, उसकी कमेटी की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अच्छा, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी अभी हम आएंगे, जिसने संविधान लिखा, ड्राफ्ट किया। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी, ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरिया, सरदार पटेल। स्टीयरिंग कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है? ये पूरा याद नहीं करना, ये बस कौन कौन सी, ये सारी मेजर्स कमेटी हैं। ये जो यहाँ जो लिखे हुए हैं ना, ये सारी मेजर्स हैं, मेजर और माइनर दो, ये सारी मेजर्स हैं। देखो कुछ मेजर कमिटीज थी जो यहाँ पे लिखी हुई हैं सारी, ठीक है। कुछ माइनर्स कमेटी थी, माइनर्स कमेटी मतलब वो भी इंपॉर्टेंट थी बट वो उतनी नहीं थी जितनी ये थे, ठीक है। तो ऐसे माइनर्स कमेटीज तो बहुत थी, बट मेजर कमेटी का सिर्फ एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दिया कि कौन कौन से हैं, ठीक है। ये सारी मेजर कमेटी थी। नाउ ये इंपॉर्टेंट है, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी, इसका चेयरमैन, ये क्वेश्चन तो आता ही कई बार, बहुत बार पूछा है, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उसमें ये बाकी सारे लोग और थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर, एलावर्दी कृष्णा अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, माधवराव थे, बाद में इनको बी एल मित्तर ने बी एल मित्तर थे, उनको फिर माधवराव ने किया था, और डीपी खैतान भी थे जो जिनकी डेथ हो गई तो टी कृष्णचारी ने किया था। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 लोग थे। हाउ मेनी पीपल वेयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी? टोटल 7, ये जैसा देख लेना, ठीक है, टोटल 7। इसके चेयरमैन कौन थे? अंबेडकर, और बाकी जो, ठीक है, बाकी जो लोग कौन कौन से थे? अयंगर, गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ये नाम याद नहीं करने, सिर्फ पढ़ने के लिए, एम माधवराव और टी कृष्णचारी। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारे पास ड्राफ्टिंग कमेटी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी वो जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, ठीक है, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जिन्होंने बताया, जिन्होंने कि ये ऐसे 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 करके कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इस पार्ट में ये होगा, यहाँ पर ये होगा, ये सारी चीजें वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी। क्लियर हो गई यहाँ तक? नाउ इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। The Constitution as adopted November 26, 1949 contain the Constitution as adopted on November 26, 1949 contain a preamble, 395 article and 8 schedule। अभी कितने हैं? अभी प्रियम्बल तो है। अगर हम अभी की बात करें तो अभी हमारे पास प्रियम्बल तो है। अभी हमारे आर्टिकल कितने हैं? अभी कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल हैं, ठीक है। शेड्यूल कितने हैं? 12 शेड्यूल है, ठीक। अभी 12 शेड्यूल है। पहले जब ये था तब किसमें, तब 22 पार्ट थे शुरू में। अभी कितने पार्ट है? अभी 25 पार्ट है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर है? तो इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड कब एडॉप्ट किया गया? और नवंबर 26, 1949। और ये उसने क्या क्या कंटेन किया था, ये सारी चीजें, प्रियम्बल है, इसके आर्टिकल है, ये पढ़ लेना एक बार, ठीक है। इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एडॉप्टेड मतलब क्या होता है? एडॉप्टेड मतलब हमने संविधान एडॉप्ट किया। जैसे प्रियम्बल में ना वी द पीपल ऑफ इंडिया वाला जो पार्ट लिखा हुआ है, जब प्रियम्बल देखोगे तो उसमें ये वाली डेट लिखी हुई है, 20 नवंबर 26, 1949, ठीक है। एडॉप्टेड और इन्फोर्समेंट दोनों अलग अलग है। एडॉप्टेड मतलब हम लोगों ने लिया, हम लोगों ने अपना संविधान बना लिया, ये हमारे पास संविधान है और हम इसे स्वीकार करते हैं, ठीक है। इन्फोर्समेंट मतलब क्या होता है? अमल में लाना, वो इन्फोर्स कर दिया गया है। अब नाउ चीजें उसके अकॉर्डिंग होंगी और वैसी होंगी। कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26, 1950। On January 26, 1950, this day is referred to
इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज द डेट ऑफ इट्स कमिटमेंट एंड सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे। अच्छा, जनवरी 26 1950 ही क्यों, यही डेट जनवरी 26 ही क्यों चूज किया गया? क्यों? क्योंकि 1930 में पूर्ण स्वराज मनाया गया था ऑन जनवरी 26। तो इसी दिन को मेमोरेट करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, इसीलिए जनवरी 26 1950 को भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा इन फोर्स हुआ था, लागू हो गया था। क्लियर है यहां तक बातें? यहां तक बात क्लियर है? ये चीजें हो गई, ठीक। नाउ ये जो एक चीज और, ये जैसे इनएक्टमेंट और इन्फोर्समेंट में चीजें क्लियर हुई, आप लोग समझ में आ गई? इनएक्टमेंट किसे कहते हैं, इन्फोर्समेंट किसे कहते हैं? इनएक्टमेंट मतलब कई, जैसे देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन लिख लिया गया ना, तो उसकी ड्राफ्ट कॉपी बनी फर्स्ट, ठीक है, पहली ड्राफ्ट आई तो फर्स्ट रीडिंग हुआ, फिर उसके बाद उसमें सेकेंड रीडिंग हुआ, फिर थर्ड रीडिंग हुआ, उसके बाद से फिर जाके हमारा एक जो फाइनल, फिर डिबेट हुई, डिस्कशन हुई, कुछ उसमें कुछ बदलाव किए गए, कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए, उसके बाद सर्वसम्मति से जब फर्स्ट सेकेंड थर्ड रीडिंग जब ये सारी चीजें हो गई, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो एडॉप्ट किया गया कि हाँ ये मेरा संविधान है, ये फाइनल रूप है, दिस इज द फाइनल शेप, और इसको जो हम लोगों ने किया वो 26 नवंबर 1949 को किया, दिस इज इनएक्टमेंट। और इन्फोर्समेंट मतलब लागू करना, देश में लागू करना कि ये देश का संविधान है और इसके जो जो प्रोविजन है वो अब से लागू हो जाएंगे। वो कब से लागू हुए? जनवरी 26 1950 से। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर, ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो देखनी होंगी। सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो दूसरे पीपीटी में मोस्ट प्रॉब्ली होगा। अच्छा, जब इतना देख लिया है तो एक चीज इसमें और लिख लेना कि हम लोगों ने जो बोरो किया है, जो कुछ चीजें वो हम लोगों ने कहाँ कहाँ से बोरो किए हैं। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है कि यहाँ कहाँ से क्या बोरो हुआ, कहाँ से क्या नहीं बोरो हुआ। तो जो जो चीजें बोरो हुई हैं वो सारी चीजें जो है वो हमें देखनी होंगी, वो देख, ठीक है। तो यूएसए से क्या किया गया? यूएसए से एक तो प्रियम्बल लिया हमने, फंडामेंटल राइट्स लिया, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, ये भी कहां से लिया गया है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो हमारा यूएस से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू करके एक होता है आर्टिकल 32 जो फंडामेंटल राइट्स में, तो ये सारे पार्ट्स जो हैं वो हम लोगों ने किससे लिए हैं? वो सारे जो पार्ट हैं वो हम लोगों ने लिए हैं यूएसए से। फेडरलिज्म, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर भी यूएसए से लिया गया। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब एक केंद्र की सरकार होगी, नीचे राज्य की सरकार होगी, नीचे स्टेट होगी, ये फेडरल स्टेट होता है, ये फेडरल कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये भी कहां से लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट से लिया गया है। ये कहां से लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट से लिया गया, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू दिस, यूएसए से देख लिया, ये लिख लेना अपने कॉपी में। यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड जिसने हम पे शासन किया, उससे हम लोगों ने क्या क्या लिया? पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है हमारा, ठीक है, ये यहां से ले गया। हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होंगे, हेड ऑफ स्टेट जो प्रेसिडेंट होंगे, ये भी कहां से लिया गया? यूके से लिया गया। सिंगल सिटीजनशिप,
सिंगल सिटीजनशिप, ये भी कहां से लिया गया, यूके से लिया गया। और बाइकार्मलिज्म, ये इंपॉर्टेंट है। बाइकार्मलिज्म मतलब देखो, ये पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट में दो बॉडी होती है, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। तो ये जो दो दो वाले जो बाइकार्मलिज्म है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, पार्लियामेंट में भी दो, ये कहां से लिए गए बाइकार्मलिज्म, ये हमारे पास यूके से लिए गए, ब्रिटेन से लिए गए। क्लियर है, यूके का क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद से एक चीज और लिख लेना, एक डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एक चीज होती है पार्ट 4 में, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आयरलैंड, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कभी कभी डायरेक्टली ऐसे पूछ देते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से ली गई है, वो कहां से ली गई है, आयरलैंड से। क्लियर है इतना। उसके बाद से इमरजेंसी का प्रोविजन, फंडामेंटल ड्यूटीज, रशिया, फंडामेंटल ड्यूटीज वो बाद में ऐड हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटीज बाद में ऐड हुआ है, वो रशिया से लिया गया है, रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज ये कहां से लिया गया, रशिया से लिया। क्लियर, ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें, इसको कॉपी में नोट कर लेना। और हाँ, उसके बाद से फिर देखना कि ये फिर, क्योंकि सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फिर एक बार अलग से पढ़ाना होगा, बट वो हमने अभी ही करा दिया कि आखिर कौन कौन सी चीजें कहां तक क्लियर हुई हैं, जस्ट टू प्रूव दिस पॉइंट, लेट मी टेल यू। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है, गॉन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट 16 डिफरेंट कंट्रीज ना, तो ये सारी चीजें क्लियर होंगे कि वी हैव बोरोड सर्टेन गुड थिंग फ्रॉम द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर है, तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आज हमारा पूरा हो गया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट एंड देन वी विल स्टडी अबाउट न्यू टॉपिक, एंड मोस्ट प्रोबेबली हम आगे शायद प्रियम्बल करें, और उसके प्रियम्बल एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू जुडिशरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, ये सारी चीज़ें फिर हम उसके बाद देखेंगे। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।